गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम भारत का संवैधानिक विकास विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, 1858 का अधिनियम और 1909 के अधिनियम का अध्ययन किया था। आज हम 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा से कंटिन्यू करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास 20 अगस्त 1917 ईस्वी की मॉन्टेग्यू घोषणा अंग्रेज संसद सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट द्वारा भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त की यह घोषणा की थी। इस घोषणा का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की क्रमिक स्थापना करना था, किंतु इस लक्ष्य को तुरंत ही स्थापित नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए तथा गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड एवं प्रशासनिक अधिकारियों व भारतीय नेताओं से बातचीत कर एक समिति का गठन किया, जिसने सुधारों का मसौदा जुलाई 1918 में संयुक्त रिपोर्ट में प्रकाशित किया। इन्हीं को आधार मानकर 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। इसी कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम का तात्कालिक कारण 1916 का होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में भारत सरकार पर अकुशलता का आरोप लगाया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। यद्यपि भारत में शासन का स्वरूप एकात्मक रहा, तथापि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी। केंद्रीय विषय में रक्षा, विदेशी मामले, टंकण और मुद्रा तथा आयात निर्यात कर इत्यादि थे। प्रांतीय विषयों में शांति और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा कृषि थी। प्रांतीय सूची को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम है हस्तांतरित विषय और दूसरा है आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग तथा कृषि थे, जो विषय गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी के सदस्यों के पास रहे। उन्हें आरक्षित विषय कहा गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। 8 प्रांतों में अप्रैल 1921 में द्वैध शासन लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया। प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था 1937 तक चलती रही, किंतु बंगाल में 1924 से 1927 तक तथा मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक यह कार्य नहीं कर सकी। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन का जनक लियोनिस कर्टिस था। संयुक्त रिपोर्ट में द्वैध शासन का उल्लेख नहीं था। द्वैध शासन पर विस्तृत चर्चा कर्टिस ने द्वैध शासन नामक पुस्तक में की है। केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार ही रही। गवर्नर जनरल भारत के प्रशासन के लिए केवल भारत मंत्री व ब्रिटिश संस्था के प्रति उत्तरदायी था। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। उच्च सदन राज्य परिषद, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, तथा निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाया। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। राज्य परिषद में 60 सदस्य, विधानसभा में 145 सदस्य निर्धारित किए गए। दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता था। मताधिकार का प्रमुख आधार संपत्ति था व स्त्रियों को मताधिकार नहीं था। मतदाताओं की संख्या 3% से बढ़ाकर 10% हुई। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को बजट के कुछ अंशों पर मतदान का अधिकार भी दिया गया। वे स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते थे। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सदस्य बजट को अस्वीकृत भी कर सकते थे, यद्यपि गवर्नर उसे फिर बहाल कर सकता था। 1919 के अधिनियम द्वारा पंजाब के सिखों को पृथक मताधिकार दिया गया। कुछ प्रांतों में यूरोपियों, एंग्लो इंडियनों और भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीयों को प्रशासन में अधिक भूमिका देते हुए वायसराय परिषद में 8 में से 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। उन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग आदि विभाग सौंपे गए। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या भी बाद में 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।
1793 ईस्वी से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के रूप में तथा 1858 में भारत राज्य सचिव के रूप में जो वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए थे, अब 1919 से उनका भुगतान ब्रिटिश कोष से किया जाने लगा। अब भारत सचिव के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का अधिक प्रभावी नियंत्रण हो गया। 1919 के एक्ट द्वारा देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में देशी राजाओं की भूमिका के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए एक नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंस के गठन का निर्णय लिया गया, जिसकी 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में स्थापना की गई। इस नरेश मंडल में 121 सदस्य देशी राज्यों से थे। मंडल का अध्यक्ष वायसराय था तथा प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। इसके अलावा वायसराय, चांसलर और 7 सदस्यों की समिति होती थी। यह मंडल देशी राज्यों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराता था। सभी राज्यों का इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं था, अतः मैसूर और हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुए थे। 1919 से पूर्व भारत सचिव भारत सरकार के लिए व्यावसायिक एजेंट का कार्य भी करता था। भारत के सैनिक व असैनिक प्रशासन के लिए भारी मात्रा में साजो सामान की खरीद फरोख्त हेतु अब लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था 1919 में की गई थी। भारत का गवर्नर जनरल 5 वर्ष के समय के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति करता था। हाई कमिश्नर का वेतन भी भारतीय कोष से ही दिया जाता था। प्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति 1920 में की गई, जो एक अंग्रेज था। बाद के सभी हाई कमिश्नर भारत ही रहे। गृह सरकार की बात की जाए तो इसे होम गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। गृह सरकार से तात्पर्य उस प्रशासन तंत्र से है जो इंग्लैंड में रहते हुए भारत के राजनीतिक एवं संवैधानिक भाग्य का निर्णय करता था। इस दृष्टि से ब्रिटिश सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद, भारत मंत्री और भारत परिषद को सामूहिक रूप से गृह सरकार के नाम से पुकारा जाता था, किंतु सूक्ष्म अर्थ में भारत मंत्री और भारत परिषद को ही गृह सरकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत के शासन का भार मुख्य रूप से इन्हीं 2 अंगों पर